हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो फिर से हम एक रिएक्शन करने वाले हैं एंड द रिएक्शन इज गोइंग टू बी द फेक लाइफ ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बाय ध्रुव राठी। सी, बॉलीवुड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चाहो ना चाहो अवॉइड नहीं कर सकते। वो आपके ऑलमोस्ट हर तरफ है। आप इंस्टाग्राम खोलो, बाहर निकलो, बैनर्स दिखेंगे, एड्स दिखेंगे, कुछ ना कुछ करके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ अपने आप को रिलेवेंट बनाने की कोशिश करते रहते हैं। एंड पापराजी जो हैं वो उसके अंदर एक बहुत ही रेलेवेंट पार्ट प्ले करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि अगर मुझे टाइम लगता तो आई वुड हैव मेड अ वीडियो ऑन द पापराजी कल्चर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके जब ये आप लोगों को पता ही होगा, औरी वाला जो इंसिडेंट है चल रहा है कि औरी कौन है। एंड समवन नाउ डेज पीपल आर बिकमिंग फेमस फॉर बीइंग फेमस। तो उसके लिए आपको कुछ और टैलेंट नहीं चाहिए, कोई स्किल नहीं चाहिए, कुछ कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यू आर जस्ट फेमस फॉर बीइंग फेमस एंड पेपराजीज हेल्प इन दैट। सो हम देखेंगे ध्रुव राठी की कि ध्रुव भाई का क्या इसके ऊपर पूरा ओपिनियन है, कहाँ हम अग्री करते हैं, कहाँ हम अग्री नहीं करते हैं, क्या हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो इस वीडियो को देखते हैं, लेट्स वॉच इट। इन सारे सेलिब्रिटीज की लाइफ असलियत में कितनी फर्जी है, जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। पेड सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना, सोशल मीडिया पे 99.9% चीजें फेक है। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड और प्लान्ड। कोई भी इंसान रैंडमली किसी वीडियो को शूट करके नहीं डाल रहा है। मतलब अगर मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो ध्रुव राठी की टीम ने एटलीस्ट 6 से 7 दिन या 10 दिन लिए होंगे, मे बी ज़्यादा, इस वीडियो को बनाने में। और फिर मैं उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ, तो आई वुड हैव टेकन लाइक 1 मंथ 1 डे टू जस्ट रिकॉर्ड एंड वॉच इट। एंड उसके बाद फिर आप लोग इसको देखोगे तो एक बहुत ही प्लान्ड होता है। सो सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप किसी भी चीज़ पे बिलीव कर रहे हो तो इट्स अप टू यू। पोस्ट, पेड पापराजीज, पेड पॉडकास्ट, कुछ इस तरीके से फिल्मों की हाइप क्रिएट की जाती है। जो फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आपको दिखाई जाती हैं, उनमें भी बहुत बड़ा घपला किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया ये बॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जब भी जहां भी जाते हैं, एक पापराजीज की भीड़ अपने हाथों में कैमरा लिए हमेशा इनके पीछे मौजूद होती है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जरूरी नहीं है, कोई भी आ जाता है आजकल। कहीं ये रात के 11 बजे एयरपोर्ट जा रहे हो एक फ्लाइट पकड़ने, या फिर दोपहर को जिम से बाहर निकल के आ रहे हो वर्कआउट करके, कोई ना कोई हमेशा मौजूद होता है इनकी फोटो खींचने के लिए। ये मार्केट भी जाते हैं शॉपिंग करने, तो बड़े कोइंसिडेंस की बात है कि पापराजी वहां भी मौजूद होते हैं इनकी फोटो खींचने के लिए। वायरल बयान। अरे ये तो छोड़ो, अगर ये गाड़ी की जगह है ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करने लग जाए तो ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है। बड़ी अजीब बात है, मैं भी अक्सर दिल्ली मेट्रो में ऑटो रिक्शा में बैठकर ट्रैवल करता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो कभी भी किसी अखबार ने ऐसी हेडलाइन नहीं छापी, और ना ही आज तक मैंने जिंदगी। समझ रहे हो, ध्रुव राठी भाई अपने आप को आजकल सेलिब्रिटी के लेवल पे समझने लग गया है। मतलब पब्लिक समझे एक अपनी बात होती है, लेकिन अब ध्रुव को भी लगने लगा कि हाँ मैं सेलिब्रिटी हूँ। सो ध्रुव को भी बिलीव होने लगा है कि आई एम ऑल्सो सेलिब्रिटी एंड दैट इज वाई इज कंपेयरिंग कि मेरे को तो कोई नहीं देखता। इट्स नॉट अ कंप्लेंट, इट्स जस्ट सेइंग उसको पता है कि वो भी कहाँ स्टैंड कर रहा है देश में। जिंदगी में कभी किसी पापराजी को देखा है, लेकिन बात सिर्फ मेरी नहीं है, ज्यादातर यूट्यूबर्स के लिए ये कभी नहीं होता हुआ देखा होगा आपने। और कुछ बहुत ही पॉपुलर ऐसे भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनके साथ ये चीज ना के बराबर होती है। क्या इत्तेफाक की बात है। दूसरी तरफ कुछ बिल्कुल ही अननोन लोगों का चेहरा बार बार हम ये रहा ना वो औरी पापराजी इसके द्वारा दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर, अखबारों में, इस हद तक कि वो अपने। मलाइका अरोड़ा क्यों फेमस है मुझे कभी समझ नहीं आएगा, बिकॉज क्या है इनका टाइम, आई डोंट नो। आप ही फेमस बन जाते हैं इसके चलते, या फिर ये कहा जाए कि फेमस बना दिया जाता है उन्हें। आज के वीडियो में आइए समझते हैं दोस्तों कि सेलिब्रिटीज की एक ग्लैमरस दुनिया आखिर कितनी सच्ची है और कितनी फर्जी। आज के दिन दोस्तों पापराजी शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका काम है सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल लोगों की फोटोज खींचना। इंडिया में कहा जाए तो ये लोग ये पापराजी शब्द एक्चुअली क्या स्पाइडरमैन बनेगा रे तू में एक प्लूरल है, इसका सिंगुलर है पापराज़ो। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। साल 1960 में एक इटालियन फिल्म आई थी ला डोल्चे वीटा नाम से। इस फिल्म में एक साइड कैरेक्टर का नाम था पापराज़ो, जो कि एक बड़ा ही एनोइंग लेकिन फियरलेस रिपोर्टर था जो किसी भी हद तक जाने का एक्चुअल नाम था, आई थिंक पूरा नाम विंसेंजो पापराज़ो था मूवी के अंदर, आई डोंट नो।
वही काम तैयार करता था जो था। आजकल वायरल बयान ही करता है, बट उस टाइम पे क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था और कैमरास बहुत बड़े होते थे तो इट वाज वेरी डेंजरस। सेलिब्रिटीज की फोटोज खींचने के लिए। फिल्म के डायरेक्टर अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि उन्होंने ये पापराज़ो शब्द क्यों चुना, क्योंकि ये एक इटालियन स्लैंग है जिसका मतलब है एक बड़ा सा भिन भिनाता हुआ मच्छर। टर्म तो सही यूज किया एक्चुअली इन लोगों के लिए, बिकॉज जिस तरह से ये भागते हैं पीछे मच्छर की तरह ही होते हैं, बट द सैड रियलिटीज कि ये मच्छर ही करोड़ों रुपए बना रहे हैं सिर्फ फालतू के फोटो खींच के और आप लोगों के सामने उनको इस तरीके से रख के। शायद ध्रुव बता देगा इस पूरी वीडियो में, देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि उस रिपोर्टर की पर्सनैलिटी दर्शाने के लिए ये बिल्कुल सही शब्द था। बिल्कुल एक मच्छर जैसे आपके कानों के आसपास भिन भिनाता रहता है, कभी काटता है, कभी तंग करते रहता है। वो न्यूज रिपोर्टर भी ऐसे ही है। What happened in the meeting between you and Nitish ji? How was the meeting? This is not the right place to talk. Let's do not disturb them. So how was the meeting between you and Nitish ji? अरे वो बोल रहा है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट आपको समझ ही नहीं आ रही। रिपब्लिक वालों को तो पता नहीं क्या होता है, रिपब्लिक वाले जहाँ जाएगा वहाँ घुस जाएंगे और इनको अगर पूछ लो कि एक्चुअली दुनिया में क्या चल रहा है, इनको कुछ नहीं पता, बिकॉज सारी की सारी न्यूज़ ये अपना स्टूडियो में बैठ के ही बना देते हैं। इनकी पूरी डिबेट्स चलती हैं, एक तरफ से एक नकली हिंदू आता है, एक तरफ से एक नकली मुस्लिम आता है और उसको फिर आपस में लड़वाते हैं और फिर दुनिया को दिखाते हैं देखिए देखिए कैसे लड़ाइयाँ होती हैं। एक सबसे मतलब अगर देश के अंदर रेटिंग होना कि सबसे टॉक्सिक न्यूज़ चैनल कौन सा है तो सबसे ऊपर रिपब्लिक आएगा, और न्यूज़ अगर एंकर्स में देखा जाए तो अर्णब गोस्वामी आएगा। I don't have a comment on anything. Why was the meeting nice? अरे यार Nitish ji का आशीर्वाद मिला आपको? Is he okay? Is he happy? Why is this not the right time to talk? बिकॉज यू आर इन द एयर। आप प्लेन में हो, दैट इज द रीजन। आई डोंट नो यार क्या मतलब, इट इज सच एन अमेजिंग लाइक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवलिंग इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ट्रैवल करते करते आदमी तकलीफ में होता है, थोड़ा घूमता है फिरता है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटीज़ के थ्रू जाता है, चाहे वो एमपी हो चाहे कोई भी हो, एयरपोर्ट पे हो या कहीं पर भी जाना हो, ट्रैवल करना एक टायरिंग काम तो होता है। तो आदमी अगर अपना काम वाम निपटा के ट्रैवल कर रहा है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कीजिए ना, यू बी ऑन द गुड टर्म्स ऑफ ऑल द पॉलिटिशियंस। एक तरफ से तो आप इधर से करके फिर ऑपोजिशन को आप ऐसे टारगेट करते हो और रूलिंग गवर्नमेंट तो आपको वैसे ही इंटरव्यू दे देती है स्पेशली आके। पीएम मोदी भी स्पेशली आके देते हैं, अभी हुआ था अर्णब गोस्वामी का। तो आपको इस तरह से ना करना पड़े, इसके लिए आपको सिंपली यू जस्ट हैव टू बी अ बेटर जर्नलिस्ट सो दैट पीपल विल गिव यू आंसर्स। Tell us everything is fine, that's all. ठीक इसी तरीके से जब भी आप वेब ब्राउजिंग करते हो, आपका पीछा कर रहे होते हैं ढेर सारे ऑनलाइन ट्रैकर्स। Cookies. जो भी आप डेटा छोड़कर जाते हो, इंटरनेट पर उसका इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजर्स के द्वारा आपको टारगेट करने के लिए। लेकिन कम से कम इस चीज से बचना काफी आसान है, सिंपली एक भाई एड ओके आर्टिकल लिखा गया था जिसकी वजह से ये पापराजी शब्द और भी पॉपुलर हो गया। उस आर्टिकल में पापराजी को एक भूखे भेड़ियों के पैक की तरह कहा गया था। इसके पीछे एक बड़ा मोर लाइक जंगली कुत्ते की तरह से, मे बी। सिंपल अगर कोई पापराजी वीडियो देखता है तो मत कारण था। उन दिनों पापराजी का कल्चर इसी चीज के लिए जाना जाता था, छुपके से सीक्रेटली सेलिब्रिटीज की फोटोज खींचना बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी प्राइवेसी की कदर। यही वो लेडी डायना के साथ यही हुआ था। लेडी डायना का कार एक्सीडेंट सेम सिचुएशन में ही हुआ था। हर जगह सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ जाना फोटोज पाने के लिए। साल 1997 में प्रिंसेस डायना का जो इनफेमस कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी मृत्यु भी हो गई थी, दुनिया भर में इसकी खबर बनी थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया गया पापराजी को। उस रात उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी बड़ी बेशर्मी से पापराजी की गाड़ियां। उनसे बचने के चक्कर में उनके ड्राइवर ने गाड़ी को आगे तेज भगाया, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी टनल के अंदर घुसते हुए एक पिलर से जाकर टकरा गई। दुनिया भर में इस एक इंसिडेंट की वजह से पापराजीज की एथिकल बाउंड्रीज को लेकर सवाल उठे थे। लेकिन इंडिया में 1990s के समय पापराजी का कल्चर जस्ट शुरू हो रहा था। 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ साथ ऐसा इसीलिए भी तो है ना कि पेपराजी कल्चर इज कंप्लीटली कैपिटलिस्टिक। इसके अंदर सोशलिस्ट फैक्टर है नहीं। यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग टू द सोसाइटी। आप सिर्फ लोगों का जो ब्रेन है उसको प्रोग्राम इस तरह से कर रहे हो दैट दे विल बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग वट एवर द कॉन्टेंट दैट यू आर प्रोवाइडिंग। इट्स नॉट अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट सो स्टोरीज दिखाते हैं। यू आर बेसिकली पापराजीज कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं एंड वो कॉन्टेंट काफ़ी हद तक फैब्रिकेटेड या मैनिपुलेटेड होता है। तो आप अगर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में नहीं हो जहाँ पर एंटरटेनमेंट कैन ऑल्सो बी अ बिग बिजनेस, सो वहाँ पर उस सिचुएशन में यू हैव टू मेक श्योर कि भाई
आप पापराजी उस कल्चर में नहीं आएंगे बिकॉज नो वन इज गोना पे. कैपिटलिस्टिक में क्या होता है, एवरीथिंग हैज़ अ वैल्यू. तो इफ़ यू हैव अटेंशन, जो कि हम सारी ही ऐप्स देख रहे हैं अभी, जो ये कैमरा है, ये जो यूट्यूब है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कैपिटलिस्टिक आइडियाज़. तो अगर कैपिटलिस्टिक आइडियाज़ हैं तो आपको लोग स्ट्रगल करते हुए और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक ऐसा रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करते हुए मिलेंगे कि आपने मतलब इमेजिन नहीं किया होगा. दिस कैन ऑल्सो बिकम अ बिजनेस. एंड इसीलिए कैपिटलिज्म में इनोवेशन ज़्यादा होता है. बट दिस इज़ नॉट इनोवेशन, दिस इज़ जस्ट कैपिटलिज्म इंडिया में आया तो साथ ही साथ पापराजी कल्चर भी लाया. टैबलॉइड कल्चर भी इंडिया में आया. स्टारडस्ट, मिड डे, बॉम्बे टाइम्स और पेज 3 जैसी मैगजीन्स पॉपुलर होने लगी. योगेन शाह को इंडिया का पहला पापराज़ो बताया जाता है और उस जमाने में जब इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं था तो इन पापराजीज का बिजनेस मॉडल बड़ा साफ था. पॉपुलर सेलिब्रिटीज की ऐसी कैंडिड फोटोज खींचो जो पहले किसी ने ना देखी हो और इन फोटोज को जाकर मैगजीन्स और टैबलॉइड्स को बेच दो. लोगों में भी बहुत इंटरेस्ट था इस चीज को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तो सेलिब्रिटीज की जिंदगी में ज्यादा झलक देखने को नहीं मिलती थी. आम जनता में क्यूरियोसिटी थी जानने की कि ये सेलिब्रिटीज आखिर जीते कैसे हैं अपनी जिंदगी, कैसे घरों में रहते हैं, क्या करते हैं ये. इसी के चलते ये कल्चर पॉपुलर हुआ. लेकिन आज सोशल मीडिया के आने के बाद ये पूरा सिस्टम उलट पुलट चुका है. अब पापराजी के लिए सीधा सेलिब्रिटी से ही पैसे लेना, उनकी फोटोज खींचने के लिए एक नया मॉडल बन गया है. मजाक नहीं कर रहा, बहुत से पापराजी आज के दिन इस बात को ओपनली एडमिट भी करते हैं. Smaller stars do call you, right? They send message on Smaller media stars, groups. they even ready to pay and they say भैया please हमारा shoot करो. कोई नाम दो ना. Everybody who's new, even everybody who's made it also will always start off, right? The paparazzi thing is commercialized now in a very big way. अब दो तरीके के वही मैंने बताया था, वेरी बिग वे. इसमें इतना मतलब ये जो मच्छर वाली बात थी, इतना ज़्यादा इसको आपने स्केल अप कर दिया है कि राइट नाउ इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इट इज ओनली गोइंग टू गो अप. मॉडल्स यहाँ पर बन गए हैं. एक जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं जो पब्लिसिटी चाहते हैं और पापराजी को पैसे पे करते हैं अपने पीआर के लिए, पब्लिसिटी के लिए. और दूसरे हैं टॉप के ए लिस्ट असली सेलिब्रिटीज जिन्हें पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, जो कभी पैसा नहीं पे करना चाहेंगे अपनी फोटोज खिंचाने के लिए, लेकिन फिर भी डिमांड है पब्लिक में उनकी फोटोज देखने की, प्राइवेट कैंडिड फोटोज देखने की, तो पापराजी उनकी फोटोज छुपके से खींचते हैं. ये दूसरी कैटेगरी में हो गए शाहरुख खान, आमिर खान, विराट कोहली जैसे लोग. आपका ही लेते सिर्फ आपका ही लेंगे. हम नहीं लेंगे. ठीक है. ए कैमरा डरना मैम सर बहुत अच्छा प्लीज आप करिए हमारे बेडरूम में. नहीं वो आ भी जाएंगे. उनको बोल दो कैमरा इधर लगा दो, 5-6 कैमरा लगा के वो घुस भी जाएंगे. पापराजी अभी भी बेशर्म हो चुके हैं. लेकिन सवाल यहाँ पर ये, कितनी फोटोज जो आप सोशल मीडिया में, अखबारों में देखते हो सेलिब्रिटीज की, वो ऑथेंटिक होती हैं और कितनी पैसे देकर पीआर वाली फोटोज होती हैं. मानव मंगलानी ने अपने इंटरव्यू में कहा ये रेशियो 30-70 की है, लेकिन मेरी राय में ये रेशियो असलियत में 90-10 की है. 90% चीजें जो आप देखते हो सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में इन सेलिब्रिटीज के बारे में, मैं कह रहा हूँ 99% है भाई. इट इज नॉट अबाउट फेक और पीआर, इट इज जस्ट एवरीवन इंक्लूडिंग मेरा. मतलब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो इट इज गोइंग टू बी पर्सनल रिलेशन, पब्लिक रिलेशन. मेरी आपके साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश हो रही है. एंड दैट इज द सेम, आई ऑल्सो कम इन द सेम सेक्शन. एवरीथिंग इज पीआर रिलेटेड, देयर इज नथिंग रियल. मतलब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो काम करने के लिए बैठा हूँ, राइट? उसी तरीके से सोशल मीडिया पर हर वो चीज़ जो आपको दिखाई जाती है वो काफ़ी हद तक प्लान्ड पब्लिक स्टंट होता है पब्लिसिटी के लिए बेसिकली. वो पेड प्रमोशन होती है, फर्जी एक्टिंग होती है और सिर्फ 10% ऑथेंटिक होती है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये चीज आप आगे वीडियो देखोगे तो समझोगे. सोचकर देखो, एक सेलिब्रिटी की लाइफ में कितनी चीजें जो आपको पब्लिकली दिखती हैं वो पेड प्रमोशन पीआर होती है और कितनी चीजें ऑथेंटिक और असली होती हैं. दूसरा, नोटिस करो कब कब ये सेलिब्रिटीज पॉडकास्ट और इंटरव्यूज देते हैं. 90% सेलिब्रिटी पॉडकास्ट पर सिर्फ तभी आते हैं जब उनकी मूवीज रिलीज होने वाली होती है. और अगर हम बात करें उन सोशल मीडिया पेजेस के बारे में जो रेगुलरली बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज के बारे में पोस्ट करते हैं, वहां पर भी पहचानना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है. लेकिन बहुत सारी पोस्ट अक्सर पीआर होती हैं और पेड प्रमोशन होती है. कई बारी बस इस चीज का साफ सबूत दिख जाता है, जैसे कि इंस्टेंट बॉलीवुड के इस इंस्टाग्राम पेज पर इस 2 साल पुरानी पोस्ट को देखो. कैप्शन में क्या लिखा है? हाय, कैन यू प्लीज यूज दिस पिक्चर एंड मेंशन #दिव्या खोसला कुमार. दिस इज BTS ऑफ अ रिसेंटली रिलीज सॉन्ग #डिजाइनर. उन्होंने बेसिकली इसी काम कैसे करता है ना, एक मैनेजिंग टीम होती है अपनी सेलिब्रिटी के पास.
और एक मैनेजिंग टीम होती है पब्लिशर के पास, इन दिस केस इंस्टा बॉलीवुड। तो जो इधर का जो पब्लिशिंग टीम है जिसने जो सेलिब्रिटी को मैनेज कर रही है, उन्होंने एक सेलिब्रिटी का शूट करवाया विच इज़ दिव्या खोसला कुमार इन दिस केस। उनका शूट करवाया, उस शूट को एडिट किया, अच्छे से बनाया, उसके साथ फिर क्लियर करके हैशटैग वैशटैग जनरेट किए, उसको पकड़ा दिया पब्लिशिंग टीम को। पब्लिशिंग टीम देखेगी अब कि उसको कितने बजे कहाँ पर किस ऑडियंस को दिखाना है। पब्लिशिंग टीम को उन्होंने एक एक्सचेंज किया था कि जब हम ये फोटो आपको भेज रहे हैं तो उसके साथ साथ में हैशटैग दिव्या खोसला कुमार और हैशटैग डिज़ाइनर गाने को डाल देना, एंड दिस इज़ व्हाट दे डिड। और ऐसा बहुत 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 कॉमन होता है कॉर्पोरेट में। अगर आप मीडिया की पब्लिसिटी मतलब मीडिया कॉर्पोरेट लाइन में देखोगे ना, तो दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। ऑलमोस्ट एवरी न्यूज़ चैनल, एवरी पब्लिशिंग हाउस मेक्स दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। वो न्यूज़पेपर का टाइम अलग होता था जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होती थी, एक चीफ एडिटर होता था। अभी क्या है, एक एक आदमी 5-5 काम करता है कॉर्पोरेट में। सो दिस इज बाउंड टू हैपन। पीछे से जो भी कैप्शन लिखने को कहा, इन्होंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया गलती से। हालांकि बाद में इस पोस्ट को करेक्ट कर लिया गया था, लेकिन इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि बहुत सारी पोस्ट जो आप सोशल मीडिया पर देखते हो, ऐसे अकाउंट्स पर देखते हो, वो पीआर होती है। कितनी बारी आपने नोटिस किया है थर्सडेज और फ्राइडेज को, जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है सिनेमा हॉल्स में, ट्विटर पर उस मूवी का हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता है। उस हैशटैग पर क्लिक करोगे तो आपको ढेर सारे ऐसे ट्वीट्स दिखेंगे जो उस मूवी की तारीफ कर रहे होते हैं। जैसे कि इन ट्वीट्स को देखिए, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जब मूवी रिलीज हुई थी, ये सारे रिव्यूज उस मूवी के आए थे और ट्विटर पर इन अकाउंट्स ने ट्वीट किया था और इन सब ने सेम सी भाषा का इस्तेमाल कर रखा है, सेम से फ्रेजेस का। मैंने मूवी देखी नहीं, ना ही मैं ढंग से देख पाया। मतलब शुरू में देखी थी एंड आफ्टर 30 मिनट्स इस्तेमाल कर इंटरेस्ट ही नहीं आया बेसिकली रखा है। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी दोस्तों कि ये सारे ट्वीट्स फेक थे। इन अकाउंट्स को एक पीआर कंपनी के द्वारा हैंडल किया जा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बेकार या फ्लॉप फिल्म थी। जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे तो जेन्युइनली अच्छी लगी और पब्लिकली मैंने इसकी तारीफ भी करी थी। saw रॉकी रानी की प्रेम कहानी today, had zero expectations but it's impressive, one of the most unexpectedly amazing films, rare film to be highly entertaining, funny and yet deliver positive progressive message for the society। भाई लग तो ये भी पीआर वाला ही रहा है बाय द वे। हैशटैग नहीं डाला है तूने तो वी कैन एग्री, बट द वे यू रिटन इट ना, तो ये तो पैसा दे के करवाते हैं। बट इन योर केस आई डोंट नो, 2.5 मिलियन की रीच है भाई, तो इट इज़ वेरी लाइकली। अगेन मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि ध्रुव ने किया है, बट दिस इज़ वेरी हाईली लाइकली कि लोग बताते नहीं हैं कि उन्होंने पेड प्रमोशन किया है। अगर आप हैशटैग देखोगे सेम टू सेम वो ट्रेंड करने लगता है। वो ट्रेंड कराने के लिए बॉट अकाउंट्स और स्पेशली फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर्स लाइक दिस, इनको हैशटैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड दैट इज़ वाई आई डू नॉट, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि ये कंप्लीटली ऑथेंटिक है ट्विटर पर बिना पैसे लिए। लेकिन ये सोशल मीडिया पर जो फर्जी काम चल रहा है, उदाहरण के तौर पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इनमें से एक अकाउंट है ये सपना नाम से। इस अकाउंट पर क्लिक करोगे और इसके ट्वीट्स नीचे देखोगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे ट्वीट्स किए गए हैं इसके। भाई नाम बता रहा है सीधे सीधे। अगर वो रियल लोग भी हैं और उनको क्यों किसी हज़ार रुपए के लिए महीने के आपको ट्वीट करने पड़ते हैं बहुत सारे, एक अकाउंट का 1000 रुपये देता है और आपको महीने के अराउंड 300 से 400 ट्वीट्स करने पड़ते हैं, तो डेली के 10। तो ये जो हैं ये आई डोंट नो कि ये एक फेक अकाउंट है, बॉट अकाउंट है या एक रियल जेन्युइन अकाउंट है। क्योंकि जेन्युइन अकाउंट वालों को पैसा दिया जाता है इसीलिए कि आप कंपनीज जो होती है पीआर कंपनीज, वो फिल्म वालों से लेती हैं करोड़ों रुपए, और उस करोड़ों रुपए का वो अलग अलग एजेंसीज़ को, अलग अलग लोगों को जॉब्स देने के बहाने कांटेक्ट करते हैं। और जॉब्स देने के लिए क्या होता है कि हम आपको एक लिंक भेजेंगे या फिर आपको ये वाला अकाउंट बनाना पड़ेगा ट्विटर पे एंड यू हैव टू पोस्ट दिस पर्टिकुलर ट्वीट। तो इसीलिए जब आप देखोगे तो क्रिकेट के टाइम पर जब वर्ल्ड कप में हुआ था तो हज़ारों लोगों ने सेम वर्ल्ड कप का मैसेज डाला था। सेम कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, बीजेपी हो, सब ने यही देखोगे आप, जब एक पार्टी का कोई भी मैसेज होता है स्पेशली, तो पूरी पार्टी का, नॉट इवन पूरी पार्टी, जो बाकी लोग होते हैं जो पार्टी से उनका कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी इस ट्वीट को मैसेज कर रहे होते हैं, ट्वीट कर रहे होते हैं। दैट्स, ये एक बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली फेक वर्ल्ड बना के रखा है जिसके अंदर कंट्रोल करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। तो एक बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं, जो आपकी लाइफ को, आपके डिसीजंस को 100% कंट्रोल करते हैं। आप किसको देखोगे, किसको नहीं देखोगे, क्या खरीदोगे, क्या नहीं खरीदोगे, इस सब का डेटा जो है वो आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करके बता देगा कि कितने बजे दीपांकर क्या खरीदने वाला है।
So it's a very dangerous yet a very effective technique, data. 4 जून को यह अकाउंट ट्वीट कर रहा था हैशटैग द नरेटिव ऑन TOI के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया को प्रमोट करते हुए, लेकिन उसके नीचे 4 जून को इसने ABP न्यूज को भी प्रमोट किया। थोड़ा और नीचे जाओगे तो हैशटैग TOI काउंटिंग डे देखने को मिलेगा, और नीचे जाओगे तो हैशटैग रिजल्ट्स विद डीकोडर एक और सेपरेट प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया गया। थोड़ा और स्क्रॉल करो, 1 जून का ये PR ट्वीट देखो, हैशटैग मिस्टर एंड मिसेस माही रिव्यू, इस मूवी को अच्छा रिव्यू दे रखा है। इसके नीचे हैशटैग IDFC फर्स्ट बैंक बेस्ट। अब देखो, इसको कोई भी, इसकी रीच ही 31 है, तो दिस इज नॉट, इसका कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट मी, ये वाला जो अकाउंट है इसका 31 की रीच है, इसको कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है इसके लिए। 31 रीच का मतलब है 31 लोगों तक ये गया है, देखा भी नहीं है, बट ये क्यों डाला जाता है? सो दैट जब 7-8 हज़ार 10 हज़ार लोग एक ही चीज़ को बार बार ट्वीट करते हैं सेम हैशटैग को, तो वो ट्रेंडिंग पे आ जाता है, और फिर उसके पोस्ट आर्टिकल्स बनवाए जाते हैं न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में कि आज के दिन ट्रेंडिंग रहा ये मूवी या फिर ये पर्टिकुलर हैशटैग। तो अगर मिस्टर एंड मिसेस माही जो है, इफ़ इट इज़ नॉट इवन दैट गुड, आपको रिलीज़ के नेक्स्ट डे न्यूज़ पे आ जाएगा कि ये तो भाई कल रात को ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी, कमाल की मूवी है, आप जाइए देखिए। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद छोटे मियाँ बड़े मियाँ। उन्होंने चौड़ में सबको बोल दिया 1000 करोड़ आएगा, 1000 करोड़ आएगा, ट्विटर पे पूरा ट्रेंड कर रहा है, बट एट द एंड जब क्वालिटी नहीं होगी फिल्म में तो फिल्म पिटेगी ही पिटेगी। स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको हर दूसरा ट्वीट किसी मूवी का प्रमोशन तो किसी कंपनी। टायर से, ये सपना जो है भाई, इसने टायर से लेके पॉलिटिकल पार्टी से लेके सब कुछ इसने ट्वीट कर दिया है। सेम अकाउंट है जिसको शायद कोई PR एजेंसी मैनेज कर रही है, और वो PR एजेंसी के पास जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं तो ये उसको भी डेटा में डाल के दे पोस्ट इट। इन PR अकाउंट्स को अक्सर PR कंपनीज के द्वारा हैंडल किया जाता है, और इन ट्वीट्स को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ पर पे किया जा रहा है प्रमोशन के लिए। 25 मई के दिन इस एक अकाउंट ने प्रमोशन करी BJP को वोट करने की, कांग्रेस को वोट करने की और केजरीवाल को वोट करने की भी। एक चीज नोटिस करते हो, ध्रुव कभी भी इसको कांग्रेस बोलेगा, इसको BJP बोलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को केजरीवाल बोलेगा। दे विल नेवर कॉल इट आम आदमी पार्टी। अपने अपने रीजन हो सकते हैं, बाकी समझ। ये ट्वीट्स देखो, हैशटैग दिल्ली विद केजरीवाल, उसी के नीचे एक और ट्वीट है हैशटैग। ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि हैशटैग इस तरह से बनाए गए थे। सो इवन द पार्टी जो है, पार्टी खुद ही इस तरीके से बना रही है अपने आप को कि केजरीवाल ऑन टॉप। इट इज़ नॉट आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सिर्फ आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, असल में कोई आम आदमी पार्टी नहीं है। वो दिल्ली विद केजरीवाल है। केजरीवाल के बारे में भी कुमार विश्वास भी बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि ही इज़ इवन मोर अथॉरिटेरियन देन नरेंद्र मोदी। हमारा वोट BJP को। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो 18 मई का ट्वीट दिखेगा, हैशटैग सबसे सॉलिड प्रियंका इंटरव्यू, जहां पर प्रियंका गांधी की तारीफ करी जा रही है। और इसी से ही एकदम पिछले वाला ट्वीट है हैशटैग दिल्ली के दिल में मोदी, दिल्ली सपोर्ट मोदी। तो ये PR कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को भी देती हैं और सेम ही अकाउंट से अपना काम भी कराती हैं। इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहना चाहूंगा, अपनी आंखें खोल लो, इन चीजों पर पैसे बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं होने वाला। जब सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे पॉपुलर था दैट वाज BJP, एंड BJP को 240 सीटें मेजॉरिटी नहीं मिली, विच मीन सोशल मीडिया पर इवन जो टॉप के लोग थे ना BJP के, टॉप एकदम, मतलब जिन लोगों को IT सेल हो या फिर जो कंप्लीट मिनिस्ट्री ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलाते, उन लोगों को भी ये आइडिया नहीं लग पाया कि एग्जैक्टली डेटा क्या बता रहा है, क्योंकि वो डेटा इस हद तक मैनिपुलेटेड था विद फेक ट्वीट्स एंड फेक एवरीथिंग। उसकी वजह से जो बड़े से बड़े एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट वो भी फेल हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन सेलिब्रिटीज पर वापस आए तो सेलिब्रिटीज से ज्यादा शायद ही कोई इन PR कंपनीज का इस्तेमाल करता है। वो हैशटैग मिस्टर एंड माही रिव्यू वाला जो ट्वीट है, उस ट्वीट पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ही और ट्वीट्स मिलेंगे। एक और ऐसा ही अकाउंट देखने को मिल जाता है निशा सैनी 32 नाम से। मोस्ट लाइकली ये जो प्रोफाइल पिक इस्तेमाल की गई है, किसी भी ऐसी ही लड़की की करी गई है। इस ट्विटर टाइमलाइन पर भी स्क्रॉल करो, सेम चीजें देखने को मिलेंगी, एक से बढ़कर एक प्रमोशन है। पेड सोशल मीडिया ट्रेंड्स, पेड पोस्ट, पेड पापराजीज, पेड पॉडकास्ट, कुछ इस तरीके से फिल्मों की हाइप क्रिएट की जाती है। लेकिन बात यहाँ पर रुकती नहीं है। पर देखो, ये पता है क्यों होता है ऐसी, ये पूरा जो पेड कह लो या फिर इवन ऑर्गेनिक अगर है, तो लेट्स से अगर कल को सपोजिटली इफ समवन फ्रॉम बॉलीवुड वांट्स टू कम ऑन माय पॉडकास्ट, अगर मेरे पॉडकास्ट पे कोई भी सेलिब्रिटी आता है, मैं मना नहीं करूँगा, बिकॉज एट द एंड आई विल बी गेटिंग अटेंशन। मैं उसको किसी और तरीके से मोनेटाइज कर लूँगा, राइट। तो अगर सेलिब्रिटी नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आपके पास बहुत 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 अलग तरीके हैं पैसा कमाने के। तो अगर बेसिकली इफ़ यू आर
गेटिंग दैट काइंड ऑफ गेस्ट पॉडकास्ट में, जैसे अक्षय कुमार अभी छोटे मियाँ बड़े मियाँ पे गया, तो अक्षय कुमार को या उसकी टीम को पे करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, और अगर रणवीर अलाहाबादिया इस चीज़ का चार्ज कर रहा है तो गुड फॉर हिम, बट आई डोंट थिंक ये चार्ज करने लायक चीज़ है, बिकॉज अक्षय कुमार होल्ड्स दैट मच वैल्यू। आप जितना पैसा लेके दोगे ना उनको, उससे ज़्यादा अक्षय कुमार का चेहरा और टाइगर श्रॉफ का चेहरा उस टाइम पर आपको व्यूज़ देके जाएगा, एंड इन शॉर्ट आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगा। तो किसी भी सिचुएशन में आई थिंक पेड पॉडकास्ट ओनली हैपन्स व्हेन यू आर गेटिंग अदर इन्फ्लुएंसर्स, या फिर कोई बिजनेस गुरु आ रहा है, वो लोग पे करते हैं। बट जिसका ऑलरेडी एक बहुत बहुत नाम है, सपोजिटली अक्षय कुमार, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, ये लोग वो हैं जिनका ऑर्गेनिकली बहुत रीच है, तो आप उनका चेहरा अपने पॉडकास्ट में डाल दो एंड इट इज़ गोइंग टू बी पॉपुलर, इट्स गोइंग टू बी अ हिट। रही बात जो अटेंशन वाले है, कोई भी पेड होता ही इसीलिए बिकॉज अटेंशन इज़ द करेंसी नाउ। आप किसी भी जगह पर चले जाओ, इफ़ यू हैव द केपेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन, आप पैसा ले लोगे। सपोजिटली पुनीत सुपरस्टार को भी ले सकते हैं। पुनीत सुपरस्टार अपने ऊपर क्या क्या डालता है और उसके बावजूद वो पैसा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? बिकॉज उसके जो इतना सामान अपने ऊपर डालता है, दैट इज़ अटेंशन ग्रैबिंग। वो आप उसको देखकर चाहे आप क्रिंज करो चाहे कुछ करो, इट इज़ गिविंग देम अटेंशन, एंड अटेंशन इज वेयर द मनी इज। आजकल एक और नया ट्रेंड शुरू हो गया है, कॉर्पोरेट बुकिंग्स कराने का। कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब है कि जब ये प्रोड्यूसर्स अपनी किसी फिल्म की खुद ही बुकिंग कर लेते हैं और कंपनीज या कॉर्पोरेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसे प्रमोशनल एक्टिविटीज, एम्प्लॉय एंगेजमेंट या क्लाइंट एंटरटेनमेंट का नाम दिया जाता है, लेकिन असलियत में जो ये कर रहे हैं वो बेसिकली फिल्म की हाइप क्रिएट कर रहे हैं। फिल्म रिलीज के पहले 2-3 दिन ज्यादातर टिकटें खुद ही खरीद लो ताकि ऐसा लगे कि ये फिल्म तो हाउसफुल चल रही है, बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो लोग मोटिवेट हों कि हाँ हमें भी ये फिल्म जाकर देखनी है। इस आर्टिकल के अनुसार 2023 में रिलीज हुई एक फैमिली एंटरटेनर बॉलीवुड फिल्म ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे कॉर्पोरेट बुकिंग्स पर। इसके अलावा 2023 के एंड में रिलीज हुई 2 फिल्मों ने करीब 70 करोड़ रुपए खर्च किए कॉर्पोरेट बुकिंग्स पर। ये देखिए क्या लिखा है, बुक माई शो पर इन फिल्मों के शोज हाउसफुल दिख रहे थे, लेकिन हॉल के अंदर कोई ऑडियंस मौजूद नहीं थी। सवाल ये ब्लैक टू वाइट करने का भी एक तरीका हो सकता है। ब्लैक मनी को अगर आपको वाइट मनी करना है तो यू कैन जस्ट गो टू द सिनेमा एंड बाय परचेज व्हाटएवर। तो कॉर्पोरेट बुकिंग के भी एजेंट्स होते हैं जो आपको कॉर्पोरेट बुकिंग करके देंगे और वो कैश में ले लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिनेमा में ज़्यादातर लोग कैश देते हैं। और आज भी कैशलेस इकोनॉमी होने के बाद भी, जो कम्प्लीटली डीमोनेटाइज इकोनॉमी होने के बावजूद, हमारा कैश बहुत ज़्यादा है जिसको आज भी ब्लैक टू वाइट किया जा रहा है। और फिल्म्स जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर अगर आप सुनोगे तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी जिसके अंदर आप देखोगे कि 100 करोड़ में फिल्म बन रही है, 500 करोड़ में बन रही है, लेकिन वो सबसे घटिया फिल्म है, सबसे बेकार फिल्म है। तो एग्जाम्पल आदि पुरुष, ऐसी मूवीज़ के अंदर जो पैसा है वो जा कहाँ रहा है? बेसिकली पैसा जो है वो कैश में दिया जाता है ज़्यादातर यूनिट को। जितने भी लोग अंदर काम करते हैं फिल्म के अंदर, उन सबको मोस्टली या तो कैश दिया जाता है या फिर TDS काट के उनके डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाता है। तो जब आप कंपनी से जब आप बेच रहे हो प्रोडक्ट को, तो भी आपकी डील होती है। मोस्टली जब जाके आप कैश को एग्जैक्टली चेंज कर पाओगे ना, वो होता है सिनेमा का थिएटर काउंटर। सिनेमा काउंटर पे आप कैश लेकर जाओ, और अगर आप बड़े कर रहे हो, 100 करोड़ का कर रहे हो, 100 करोड़ की बुकिंग कर रहे हो, तो डायरेक्ट आपको PVR, IMAX ये सब आपको खुद ही करके दे देंगे। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर इस तरीके से कॉर्पोरेट बुकिंग्स करी जाती हैं फिल्मों की, तो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आपको दिखाई जाती हैं, बॉक्स ऑफिस नंबर्स जो आप देखते हो फिल्मों के, वो कितने सच हैं? और बिना इस पेड हाइप के असली परफॉर्मेंस क्या होगी फिल्म की? न्यूज़ 24 के इस आर्टिकल में इस चीज को डिटेल में समझाया गया है। एक तो होती है सेल्फ बुकिंग, जहां पर इंडिविजुअल्स अपने पर्सनल पैसों का इस्तेमाल करते हैं अपने फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन कॉर्पोरेट बुकिंग में एक फिल्म स्टार काम करता है अपने 4-5 ब्रांड्स के साथ। उन कंपनीज को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो टिकट्स को खरीदें, वो अपने एम्प्लॉयज में इन टिकट्स को बांटें और इस तरीके से बॉक्स ऑफिस नंबर्स को बढ़ाकर दिखाया जा सके। तो फिल्म की हाइप फेक है, सेलिब्रिटी की हाइप फेक है, फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स फेक हैं, और बाद में फिल्म के लिए जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो भी अक्सर फेक होते हैं। शाहरुख खान की इस पुरानी क्लिप को देखिए। जब आदमी को वांट होती है, डिजायर, चाह होती है किसी चीज की बहुत, तो बहुत घटिया बन जाता है कि मुझे चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए। तो मुझको अवार्ड्स की बहुत चाह है, तो आई वॉज वेरी डेस्परेट टू गेट अ बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो फिर मैं एडिटर के पास गया और मैंने कहा कि सर मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मुझको ये अवार्ड जरूर चाहिए।
और अगर आप पैसा लेते हैं तो मैं पैसा भी दे दूंगा। ये बात कर रहे हैं कैसे इन्होंने एक बार एक अवार्ड शो के एडिटर को रिश्वत देने की कोशिश करी थी ताकि इन्हें अवार्ड मिल जाए। तो मैंने जाकर उनसे कहा कि सर मुझे अवार्ड दे दीजिए, तो उन्होंने कहा ऐसे अवार्ड हमारे नहीं दिए जाते, अगर आप अच्छे होंगे तो वो पब्लिक का उसमें आता है, टिक मार्क देके भेजेंगे और आप अच्छे होंगे तो आपको मिलेगा। अब उस वक्त ये रिश्वत तो सक्सेसफुल हो ही नहीं, लेकिन आज के दिन जरूर आरोप लगते हैं ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में कि कैसे अवार्ड्स को खरीदा और बेचा जाता है। इन अवार्ड शोज की क्रेडिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। आलिया भट्ट अवार्ड शोज इंडिया में पता कैसे काम करते हैं? अब वही पब्लिशिंग वाला काम है। जो भी पब्लिशिंग ग्रुप होगा, जो भी उस अवार्ड को ऑर्गेनाइज कर रहा है या फिर जो भी उसके ब्रांड उसके पीछे अवार्ड के पीछे पैसा लगा रही है, उनको चाहिए स्टार्स, बिकॉज स्टार्स मीन्स अटेंशन, अटेंशन मीन्स मनी, ऐसे जैसे हमने बात किया अभी। तो अगर आप स्टार्स को लेकर आ रहे हो तो देखा ये जाता है कि उस दिन पर स्टार कौन अवेलेबल है। लेटेस्ट से अमिताभ बच्चन अवेलेबल है, तो अमिताभ बच्चन की कोई मूवी भी नहीं है, स्टिल उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दो जिसकी वजह से वो आ जाएं और आने की वजह से हमारी हाइप बन जाए। तो ये सपोज अगर आप बेस्ट एक्टर अवार्ड है, बेस्ट एक्टर अवार्ड जवान के लिए लेट्स से हमें शाहरुख खान को देना है, लेकिन शाहरुख खान अवार्ड में नहीं आ रहा है, जो कि आमिर खान के साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन अक्षय कुमार आने को तैयार है, तो अक्षय कुमार को अवार्ड दे देंगे। अक्षय कुमार फिर कहेगा या तो मुझे पैसा दो, अवार्ड नहीं चाहिए, तो फिर वो टाइगर श्रॉफ को दे देंगे, तो फिर वहाँ से वो किसी और को दे देंगे। एंड दैट इज़, ये चलता रहता है जब तक कि एक वैल्यू होल्डिंग स्टार हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आता है। अगर हम किसी स्टार को लेकर आ रहे हैं तो या तो उसे हम पे करेंगे या फिर उसको हम अवार्ड दे देंगे। एंड मोस्ट अवार्ड्स ये इसी तरीके से चलते हैं। सेकेंडली, जो फिल्म्स के अवार्ड की बात होती है, फिल्म फेयर जैसे, वो चलते हैं प्रोडक्शन हाउसेज के हिसाब से, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं वो बहुत बहुत हैवी पैसा देते हैं उनकी मैगजीन्स के लिए। जितने भी अवार्ड्स हैं मोस्टली दे आर कम्प्लीटली, आप उनको पता होगा जितने फिल्म फेयर है तो फिल्म फेयर की एक मैगजीन है, राइट। तो जितने भी स्टारडस्ट है, स्टारडस्ट की मैगजीन है जो, तो मैगजीन्स आर नॉट एक्चुअली रेवेन्यू, उनको कोई पैसा नहीं आता है मैगजीन से। उनको पैसा आता है या तो ऑनलाइन ब्लॉग चलाकर, यूट्यूब वगैरह से जो भी ब्रांड्स लेकर, या फिर उनके पास पैसा आता है प्रोडक्शन हाउसेज से। जब भी एक मूवी पब्लिश, अगेन जो भी बात चल रही है, तो उनका पूरा का पूरा पैसा ही प्रोडक्शन हाउसेज से आता है। जो भी कि अगर आपकी मूवी आ रही है तो आप हमें पब्लिश करने के लिए पैसा देंगे, फिर उसके बाद हम आपका एक इंटरव्यू कराएंगे, फिर हम आपको एक जगह पर फूड व्लॉगिंग करने भेजेंगे, फिर एक जगह पर हम आपका इंटरव्यू कराएंगे, एंड ऐसे एक पूरा पैकेज बना के होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि हम आपको अवार्ड भी दे देंगे, हमारा खुद का ही अवार्ड है जो हमारी मैगजीन ही चलाती है, वो हम आपको वो भी दे देंगे। तो ऐसे करके स्टार्स को और प्रोडक्शन हाउसेज को काफ़ी हद तक केटर करते हैं ये पब्लिशिंग हाउस। और पब्लिशिंग हाउस इसमें से जितना मूवी नहीं कमाती ना, उससे ज़्यादा उस एक महीने के अंदर वो कमा लेते हैं। भट्ट की इस क्लिप को देखिए। Thank you. Okay, I'll say thank you to Jitesh. I'll say thank you to Filmfare. Thank you, Anu. I literally told Jitesh that when he said, you know, you're coming for my Glamour and Style Awards is happening on the 3rd. You have to come. I said, okay, I'm coming. Just give me an award. Like यही मैंने अभी आपको बोला, जो भी स्टार आएगा आपको अवार्ड मिलेगा। एंड यही बात अभी आलिया भट्ट ने बोला I didn't even know which award I was getting. I can cut that out, but that's the truth. Cut that out. No one's gonna cut that out. Thank you for giving me this award. ये ओपनली कन्फेस कर रही थी कि कैसे ये अवार्ड शो अटेंड ही ना करने आती अगर इन्हें अवार्ड नहीं दिया जाता तो। एक बार फिर से पर्सनली मेरी आलिया भट्ट से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर इस तरीके से, पर कितना ही सच बोल सकती है यार वो बेचारी। आलिया भट्ट स्टेज पे चढ़ के जिसका अवार्ड ले रही है उसी के बारे में पूरा बता रही है कि मुझे पता भी नहीं तुम्हारा अवार्ड कौन है। हाउ ऑनेस्ट यार, मतलब अप्रिशिएट। तालिया बजनी चाहिए आलिया भट्ट के लिए। ऐसी चीजें होती हैं तो क्या क्रेडिबिलिटी बची इन अवार्ड शोज। आज के दिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये अवार्ड शोज अपनी मनपसंद की कोई भी कैटेगरी बना देते हैं। पहले होते थे बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर जैसे अवार्ड्स, और अब 2024 के जी सिने अवार्ड्स की जरा कैटेगरीज देखो। हॉट एंड टेकी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड, नथिंग टू हाइड अवार्ड। इस साल हम स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, द नथिंग टू हाइड अवार्ड। ये क्या अवार्ड? वो जिसको भी दिया था, किसको, कृति सेनन को। कैटेगरीज देखो, हॉट एंड टेकी परफॉर्मर। अब अनन्या पांडे को हॉट एंड टेकी परफॉर्मर ऑफ द ईयर इसीलिए दिया है बिकॉज अनन्या पांडे उस दिन अवार्ड पे आ रही थी, और जब वो आएगी उसके लिए एक अवार्ड क्रिएट किया जाएगा। ऑफ द ईयर अवार्ड, नथिंग टू, सेम गोज विद कृति सेनन, नथिंग टू हाइड अवार्ड। मतलब क्या है इसका, नथिंग टू हाइड, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? हाइड अवार्ड। इस साल हम स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं,
the Nothing to Hide Award. ये क्या अवार्ड्स हैं? मतलब कुछ भी बनाकर बोलते रहोगे। वैसे ये चीज सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स का भी यही हाल है। एंटरप्रेन्योर इंडियाज इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स 2024 की कैटेगरीज देखो। ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यू कमर ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, यंग इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, इन सब का सेम मतलब है। कॉस्मोपॉलिटन ब्लॉगर अवार्ड्स 2024 की कैटेगरीज देखो। फैशन इन्फ्लुएंसर अवार्ड, इमर्जिंग फैशन इन्फ्लुएंसर अवार्ड, लग्जरी फैशन इन्फ्लुएंसर अवार्ड। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती नहीं सेम मतलब है सबके। कैटेगरीज बनाई जा रही हैं ताकि हर किसी को कुछ ना कुछ अवार्ड तो दिया जा सके। अब मुझे देख लो, 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर अवार्ड नहीं मिला है। जानते हो क्यों? ऐसा नहीं है कि मेरे को इन्विटेशंस नहीं आते, अक्सर ये अवार्ड कंपनीज मुझे ईमेल करती हैं कि हम आपको ये अवार्ड देंगे। मतलब ये जो कंपनीज किस तरह से काम करती है, एक 100K का टारगेट होता है। जिस दिन आपने 100K क्रॉस कर लिया, वो कुछ एल्गोरिदम है इनका जहाँ पर 100K क्रॉस होते ही मेल जैसे ब्लास्ट होने लगेंगे आपके ऊपर। 100K का टारगेट जैसे ही क्रॉस हुआ, उसके बाद मेल्स आएंगे ब्रांड्स के। 500K क्रॉस होती तो अवार्ड्स के आने लग जाते हैं, और 1 मिलियन के बाद इंटरव्यूज के आते हैं कि प्लीज हमारे सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कर लीजिए। लेकिन इनकी हमेशा कंडीशन होती है कि रिटर्न में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। डायरेक्टली पैसे नहीं तो इनडायरेक्ट प्रमोशन एक्सपेक्ट करते हैं। ऊपर से कितने अवार्ड्स खरीदे जा रहे हैं और कितने अवार्ड्स सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दिए जा रहे हैं, कौन जाने। यही कारण बताया जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान जैसे एक्टर ने पिछले 20 सालों में किसी भी अवार्ड फंक्शन को अटेंड नहीं किया। सच बात यह है दोस्तों, अगर हम पापराजी के टॉपिक पर वापस आएं तो ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और एक्टर्स अपनी प्राइवेसी को आसानी से मेंटेन रख सकते हैं अगर वो चाहें तो। यही कारण है कि कुछ सेलिब्रिटीज की पापराजी फोटोज आपको ऑलमोस्ट कभी नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज होंगे जिनकी पापराजी फोटोज हर दिन आपको सोशल मीडिया पर, अखबारों में और टीवी पर देखने को मिलेंगी। हॉलीवुड में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किम कार्दाशियन। उनके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि पापराजी जो फोटोज उनकी लेते हैं, उन्हें वो खुद एडिट करके उन्हें वापस देती हैं पब्लिश करने से पहले। इस आर्टिकल को देखिए, लोग किम कार्दाशियन को अक्यूज कर रहे हैं कि उनकी जो लेटेस्ट पापराजी फोटोज है वो एक्चुअली में एडिटेड है, या फिर उनकी बहन काइली जेनर, जिनकी कोविड लॉकडाउन के बाद ये एक्चुअल कैंडिड फोटोज वायरल हुई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि ये असली फोटोज किसी को दिखे, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने ये फेक कैंडिड पापराजी फोटोशूट किया था। सेलिब्रिटीज की इस फेक दुनिया में कुछ जेन्युइन एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे केसेस जहां पर एक्चुअली में कुछ सेलिब्रिटीज तंग हो चुके हैं इन पापराजी से, जैसे कि जया बच्चन के ये पापराजी वीडियोस देखिए। आप लोग कौन है? आप मीडिया से हैं? इन वीडियोस को देखकर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आलिया भट्ट को लेकर एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर कुछ पापराजी ने उनके घर के अंदर की फोटो ले ली थी। ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहां पर सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी। बहुत ही भयानक केस था यार, किसी के घर के अंदर आप जाके प्राइवेट फोटोज ले रहे हो। बेसिकली अगर मेरे घर के अंदर मत आइए, अगर आपको प्लान ही करना है पापराजी तो आप बाहर जा कर सकते हो। और मैं इफ आई एम ए सेलिब्रिटी, मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा आप मेरा फोटो ले सकते हो। घर के अंदर फोटो लेना इट शुड बी अ क्राइम, और उस बंदे के ऊपर एक्चुअली एक FIR होनी चाहिए थी स्टॉकिंग की। इसी को बड़ी बेशर्मी से नजरअंदाज किया कई लोगों ने। विराट कोहली का एक ये वीडियो वायरल हुआ था जहां पर उनके होटल के कमरे का किसी हाँ यार, किसका बहुत वायरल हुआ था ये भी। तो उनके बाद उसके होटल रूम के अंदर जाके प्रॉपरली दिखा रहा है कहाँ पे क्या सामान रखा है, जो होटल स्टाफ था अंदर घुसकर उनके सामान को दिखा दिया एक वीडियो में और उसे पब्लिक कर दिया। कई सेलिब्रिटीज बड़े सख्त कदम उठाते हैं ऐसी चीजों को होने से रोकने के लिए, जैसे कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी। इस शादी में एलिजिडली लोगों को वेन्यू के अंदर कोई फोटोज खींचना अलाउड नहीं था, कोई पापराजीज अलाउड नहीं थे, और अगर कोई ड्रोन भी देखा जाता तो उसे शूट डाउन कर दिया जाता ताकि कोई फोटोज और वीडियोज ना ले सके। ऐसे कई तरीके हैं जिसका सेलिब्रिटीज। इनके में बात भी हुई थी ना कि इन्होंने नेटफ्लिक्स को या किसी को अपनी डॉक्यूमेंट्री सेल कर दी थी, फिर वो कभी बनी नहीं, और अब बन भी जाएगी तो कोई देखने नहीं वाला। वो आर्काइव्स में चली गई है, 20-25 साल के बाद शायद कोई देखेगा उसको। इस्तेमाल करते हैं अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जैसे कि बियॉन्से, पेरिस हिल्टन और निक जोनास एक एंटी पापराजी स्कार्फ यूज करते हैं जो कि आपकी फोटो को ब्लॉक कर देता है। अगर फोटो खींची जाए तो कुछ ऐसी दिखती है इस एंटी पापराजी स्कार्फ को लगाने के बाद। क्यों? टेलर स्विफ्ट तो एक डिकॉय गाड़ी का भी इस्तेमाल करती है पापराजी से बचने के लिए। लेकिन सेलिब्रिटीज की इस अजीबोगरीब दुनिया का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है? कुछ लोग जिन्हें ये चीजें पता नहीं होती, वो इस जिंदगी से बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। लोगों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बन जाती है उनकी अपीयरेंस, उनके सक्सेस और उनकी हैप्पीनेस को लेकर। कुछ लोग सेलिब्रिटीज की तरह दिखने के लिए बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज करा लेते हैं। उन्हें लगता है वही है आइडियल लुक। जैसे कि इस ईरानियन औरत का केस देखो। ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर अब नॉर्मल जो लोग हैं
जो नॉर्मल लड़कियां हैं बेसिकली उनको भी सब ये दिमाग में डाल दिया गया है कि अभी आपको ये भी करवाना है, वो भी करवाना है, आपका ये लुक सही नहीं है, आपका ये प्रोफाइल ठीक नहीं है, आपकी जॉ लाइन ठीक नहीं है, और उसकी वजह से आप इनिशियली तो आप ये करवा लेते हो, बट व्हेन यू गो इन लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल जब एक्चुअली स्किन पे झुर्रियाँ आएंगी, बहुत कुछ होगा, फिर आपको बोटॉक्स लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद एट द एंड यू बिकम अ मैनिक्विन, आप एक पुतला बन के रह जाते हो। जिसने अपेरेंटली बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए एंजेलिना जोली की तरह दिखने के लिए। हालांकि बाद में इसने क्लेम किया कि ये लुक असली नहीं थी, लेकिन असलियत में कितने ही लोग प्लास्टिक सर्जरीज कराते हैं सेलिब्रिटीज को देखकर। दूसरा, इस फेक हाइप से इन्फ्लुएंस होकर कुछ लोग डेंजरस लेवल की फैन वर्शिप करने लगते हैं, जैसे कि कन्नड़ एक्टर यश के एक फैन जिन्होंने अपने को आग से जला दिया क्योंकि वो एक्टर से मिल नहीं पाए अपने बर्थडे पर। इसी फेक ग्लैमरस हाइप का नुकसान अब फिल्म इंडस्ट्री को भी महंगा पड़ रहा है। अगर जेन्युइन एक्टर्स, जेन्युइन फिल्मों को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो लोगों का इंटरेस्ट वैसे ही लूज होने लगेगा इस इंडस्ट्री से। एक दो बारी जरूर इस फेक हाइप से इन्फ्लुएंस होकर लोग फिल्में देखने जा सकते हैं, लेकिन अगर बार बार घटिया फिल्में आएंगी, घटिया एक्टर्स को प्रमोट किया जाएगा, इनऑथेंटिक इमेज हमें सोशल मीडिया पर, अखबारों में दिखाई जाएगी, लोग एक टाइम तक ही बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद तो लोग भी कहेंगे बस बहुत हुआ। आपके लिए एक सिंपल लेसन है दोस्तों, फिल्में देखो और एंजॉय करो, लेकिन सेलिब्रिटीज की इस फेक दुनिया में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला इससे। और स्पेशली बिग बॉस जैसे घटिया शोज में तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। आखिर क्यों खराब हो, बिल्कुल ही मत देखना चाहिए बिग बॉस तो। बट पता क्या, ये जो बताया काफ़ी हद तक सही है, बट इसको मैंने ना बहुत क्लोजली देखा है। बहुत एक जो इंडस्ट्री है, जो पीआर एजेंसी है, खासकर पीआर इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है कि आप कुछ भी कर लो, इट इज़ अप टू यू दैट हाउ डू यू वांट टू परसीव योर सेल्फ। एंड आप अपने आप को चाहो तो आज की आज एक करोड़पति की तरह प्रेजेंट करके और दुनिया को पागल बना सकते हो और उनसे बोल सकते हो इफ़ यू वांट टू बिकम लाइक मी, पैसा दीजिए। और पीआर कंपनी सबसे ज़्यादा जो बड़े क्लाइंट्स हैं आज के दिन, वो मूवीज़ और ये जो बिजनेस गुरुज बैठे हैं जो सोशल मीडिया पे अपने आप को कोर्स बेचना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप किसी को फॉलो करते हो, कोर्सेज बेचना प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को फॉलो करते हो फॉर देयर नॉलेज और फॉर देयर सम टैलेंट और स्किल और कंसिस्टेंसी और समथिंग, बट आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि बिकॉज इसका तो आर्टिकल मैंने उस न्यूज़पेपर में देखा था, इस बंदे का आर्टिकल मैंने उस वाली वेबसाइट पर देखा था, इसके बारे में वीडियो इंटरव्यू मैंने उस पॉडकास्ट पे देखा था। तो जब आप उसको देखते हो एंड देन वो जो है वो पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड आपके सामने पढ़ के बता रहे हैं, बिकॉज एवरी वीडियो इज़ प्लान्ड। एक टीम लगती है, इधर एक कैमरामैन होगा, इधर एक कैमरामैन होगा, इधर लाइट्स होगा, कुछ ऐसा बनता है। तो जब वो पूरा का पूरा बनाया जाता है तो एवरी इंक्लूडेड ऑल द मोटिवेशनल स्पीकर्स दीज डेज, जितने भी सारे हैं उन सबका, जिसका भी आपको न्यूज़पेपर में दिखता है। ज़्यादातर एक और तरीका क्या है कि जब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हो ना तो ऊपर एक लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, लेकिन ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। तो स्पॉन्सर्ड भी लिखा होता है काफ़ी हद तक, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड लिखा होगा तो कम पैसा आएगा। अगर आप जो पब्लिशिंग हाउसेज, जो पीआर एजेंसीज हैं, वो उस स्पॉन्सर्ड वाले पार्ट को भी हटा देती हैं एंड वो ज़्यादा चार्ज करते हैं उसके लिए। तो सही था, ध्रुव का वीडियो बिल्कुल बढ़िया था, ऑन पॉइंट था। एंड देखते हैं अब नेक्स्ट कभी। बाकी यार तुम लोग बने रहो, काम करते रहो, वीडियो देखते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।